नमस्कार दोस्तों, लीगल फैटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आजकल जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को अभी पिछले लेक्चर में एटीट्यूड के बारे में बताया था, तो आज हम लोग नए टॉपिक साइकोलॉजी में लेकर आए हैं ह्यूमन वैल्यू। आज मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन किस चीज़ को वैल्यू करता है, वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, किस प्रकार की वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू को की ज़रूरत क्यों है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं A to Z बात करूँगा। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि हम ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड बात करेंगे। ह्यूमन वैल्यू का मतलब होता है कि एक इंसान की क्वालिटी क्या है, वो किस चीज़ को पोजीशन देता है, किसका उसको वो किस चीज़ को वैल्यू देता है, किस चीज़ को उसकी नज़र में उसकी इम्पोर्टेंस है। वो बस एक शब्द में मतलब है कि वो उस चीज़ को कितना फेथ है, उसका कितना बिलीफ है, कितना लगाव है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ का वो कितनी पोजीशन में रखता है, वही चीज़ वैल्यू होती है। वैल्यू हमेशा इंसान के अंदर नए नए थॉट्स जनरेट करती है, नई चीज़ें लाती है, पॉजिटिव चेंज करती है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करती है, उसके बिहेवियरल में चेंज लाती है, उसके सोशल बिहेवियर में, उसकी कम्युनिटी में किस तरीके से वो सोचता है, इंडिविजुअल बिहेवियर उसका कैसा है, वो किस तरीके से समाज में बिहेव करता है, उसके रोल्स क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, किस तरीके से उनको अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करता है, ये सारी वैल्यू पे ही डिपेंड है। पॉजिटिव वैल्यू अपनी लाइफ को किस तरीके से देखता है, पॉजिटिव वैल्यू में वो अपने पॉजिटिव चीज़ों के प्रति कितना ईमानदार है, वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट किस तरीके से करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें, सेल्फ इंटरेस्ट का कितना ख्याल रखता है, उसकी नज़र में वैल्यू क्या, परोपकार करना है या पैसा कमाना है या किसी की सेवा करना है, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। या अल्ट्रस्टिज्म कब काम करना है, या बेनोवॉलेंस परोपकार की तरह कब की नज़र से देखना है, या सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट ईगो की बात करनी है। तो ये सारी वैल्यू के एक इंसान अपने जीवन में किस चीज़ को कितना महत्व देता है, वही उसकी वैल्यू है। अब वैल्यू अगर निगेटिव वैल्यू में है कि वो दिन भर सोता है, सेल्फनेस है, उसको किसी का इन्फ्लुएंस नहीं, वो इनजस्टिस करना चाहता है, समाज में लेजीनेस लाता है, इमोरल एटीट्यूड अपनाता है, क्राइम करता है, समान अनइथिकल प्रैक्टिस करता है, करप्शन करता है, फ्रॉड करता है, इस तरीके के काम करता है, या फ्रॉड करता है, इनजस्टिस करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्रिमिनल बिहेवियर अपनाता है, अनइथिकल अनमोरल तरीके से आता है, जो सोशल में सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म्स वैल्यू हैं उनका विरोध करता है, बिल्कुल उल्टा सोचता है, लोगों की नज़र में लोगों को उसको कोई वैल्यू नहीं, सबसे लड़ता है, एक वायलेंस किलिंग अप्रोच रखता है। तो वो सारी चीज़ें निगेटिव वैल्यू के अंदर आती हैं। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू में वो वीकर सेक्शन का ख्याल रखता है, उसके अंदर हानेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, इथिकल एटीट्यूड है, पॉजिटिव थाट के साथ आगे बढ़ रहा है, प्राइवेट पर्सनल लाइफ में वो लोगों से सही से पेश आता है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक तरीके से लव लोगों के साथ शेयर करता है, लव काइंडनेस उसके अंदर है, इंटीग्रिटी है, हानेस्टी है। तो ये सारी चीज़ें उसकी फाउंडेशनल वैल्यू में आता है। वो कितना किस चीज़ के प्रति एम्पैथी डेवलप करता है, बिलीफ उसका किस प्रकार है। तो ये फंडामेंटल वैल्यू है जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब मेन बात यही है कि वैल्यू क्यों ज़रूरी है। तो वैल्यू इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि वैल्यू किसी भी इंसान को गलत काम करने से रोकती हैं, अनइथिकल एक्टिविटी से रोकती हैं, जिससे वो इंसान के अंदर एक प्रॉपर समझ डेवलप होगी, जैसे वो सोशल उसका डेवलपमेंट होगा, वो कंट्री के लिए एक अच्छा एसेट बन पाएगा, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे निगेटिव वैल्यू होंगी तो वो करप्शन करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, या ऐसे अनइथिकल एक्ट करेगा, टेरर फंडिंग करेगा, होल्डिंग करेगा, क्रिमिनलाइजेशन करेगा, जाके रेप करेगा, नक्सलिज्म फैलाएगा, टेररिज्म लाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के, रिलीजन, रेस, इथनिटी के बेसिस पे करेगा, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा, जुलाइन डेलिंक्वेंसी करेगा, वाइट कॉलर क्राइम करेगा, या कोई फ्रॉड करेगा, किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, सोशल एक्सक्लूजन समाज में लाएगा,
जो कहीं ना कहीं चल के आगे महिलाओं के लिए खतरा बनेगा, लोगों के लिए स्टॉकिंग करेगा, वो साइबर बुलिंग करेगा, यही सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का सोचेगा, सबसे लड़ेगा, एंगर डिस्गस्ट एटीट्यूड अपनाएगा, किल करेगा लोगों को, लोगों में अशांति पैदा करेगा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, दंगा फसाद करेगा। तो इसलिए वैल्यू, एक अच्छी वैल्यू होना ज़रूरी, वरना समाज में पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, या ऐसी अनइथिकल एक्टिविटी करेगा जो ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमन मानवता के लिए खतरा पैदा करेंगी। तो इन सारी चीज़ों से बचना होगा। जैसे पॉजिटिव वैल्यू में अगर देखें तो नॉन कोऑपरेशन का जब मूवमेंट हुआ 1922 में, चौरी चौरा का एक्सीडेंट हुआ, तो उसको महात्मा गांधी ने रोका, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वायलेंस के ज़रिए चीज़ें की जाएं, नॉन वायलेंस के ज़रिए वो चीज़ों को देख रहे हैं। तो एक क्रिएटिव वर्क तभी हो पाएगा। और ये जो सारे सोशल डेविएंस हैं, पैट्रियार्की वाली प्रॉब्लम है, ये अच्छी वैल्यू से ही सब चीज़ें चली जाएंगी। तो उसमें इमोशनल और एक वैल्यू का जो एंगल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो उनका हरिजन का उत्थान है कि जो गरीब हैं, वीकर मार्जिनलाइज सेक्शन है, हम उनको रिजर्वेशन देंगे, हमको उनको मेन ग्रुप में जोड़ेंगे, सोशल लैडर में हम भी उनको उतना ही महत्व देंगे जितनी और कास्टों का या और सारी चीज़ों का। एक जो सोशल बैलेंस है या सोशल कोहेंशन है, सोशल सोलिडारिटी है, वो इसी तरीके से बन पाएगी। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अगर वैल्यू का क्लासिफिकेशन करें तो पर्सनल वैल्यू होती है कि एक इंसान पर्सनल चीज़ों को कितना वैल्यू देता है, कि वो उसके अंदर पर्सनल वैल्यू में जैसे है कि वो कितना चैरिटी करता है, कितना सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, किस प्रकार की सर्विस करता है, कौन सी चीज़ के लिए वो सेक्रीफाइस करने को लिए तैयार हो जाता है। जैसे अभी साइक्लोन आया तो बहुत सारे लोग हुए उड़ीसा में, वो लोग अपने जान की बाजी लगा के भले सेक्रीफाइस कर ले गए, लेकिन मानवता के लिए वो लोग बहुत सारे लोगों को बचा गए, उनको उनके सही ठिकाने पे पहुंचा गए। तो ये भी सारी चीज़ें कि पर्सनल वैल्यू आप पढ़ाई को देते हैं, अपने मौज को देते हैं, सारी चीज़ें, या खेल कूद में निकाल देते हैं। जैसे रतन टाटा है तो वो चैरिटी की बात करते हैं, उन्होंने कोविड के समय में 15,000 रुपये करोड़ पीएम केयर फंड में दिए। तो ये सब दर्शाता है कि किस तरीके इंडिविजुअल वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल वैल्यू में आप समाज को वैल्यू कितना देते हैं, समाज की नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, समाज को आप कितना समझते हैं, समाज में इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी डिग्निटी की बात करते हैं, जो हमारे आइडल हैं, कस्टम है, वैल्यू है, नम्स है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, उनको कितना सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं उनकी टीचिंग को कितना वैल्यू देते हैं, समाज में एक कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी बना के, एक सोशल सोलिडरिटी बना के रहते हैं। ये सारी चीज़ें, या महिलाओं को आप कितनी कदर करते हैं, या जो महिला का पार्टिसिपेशन है उसको किस तरीके से बढ़ावा देते हैं, ये सारी आपकी वैल्यू समाज के प्रति दिखती हैं। जैसे कि अभी 2005 में जो महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी में बराबर का, पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया गया, तो ये सोशल वैल्यू उनके खिलाफ हमको क्राइम नहीं करना, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, सबकी मदद करनी है और सबको एक साथ लेके चलना है, जेंडर वायलेंस नहीं क्रिएट करना है, जेंडर पैरिटी इक्वल बना के रखना है। तो सारी चीज़ें, जैसे जुडिशियल सीट अभी रिजर्वेशन 10% महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, या जो सेक्स वर्कर हैं या एम्प्लॉयमेंट है SC ST का, उसके लिए काम कर रही है सरकार। जो हमारा आर्टिकल 21 है वो कहता है कि हर आदमी को आज़ादी है अपना लाइवलीहुड जीने के लिए। जैसे कर्माकर के केस में सेक्स वर्कर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिजिकल वैल्यू की तरफ चलते हैं। फिजिकल वैल्यू क्या कहती है कि हम अब फिजिकल चीज़ों को कितना वैल्यू देते हैं। जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, आपके खाने पीने की व्यवस्था हो गई, फूड हो गया, वाटर हो गया, आपका घर हो गया, क्लॉथ हो गया। कोविड-19 में जैसा सोशल डिस्टेंसिंग को हमने कितनी वैल्यू दी। अम्मा रसोई जो सब लोगों को जो प्रिविलेज लोग हैं या समस्याओं से जूझ रहे हैं, या बड़े बड़े मंदिर चैरिटी करते हैं, वो सब क्या है, वो टाइम सिचुएशन के आधार पे चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक वैल्यू में हम इकोनॉमिक चीज़ों को कि हम प्रॉपर्टी को कितना वैल्यू देते हैं, कि हम वुमेन प्रॉपर्टी राइट लाए, कि महिलाओं को भी बराबर सम्मान देंगे। हम प्रॉफिट कमाने पे कितना देन करते हैं, वेलफेयर
करने पे कितना करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को कितना वैल्यू देते हैं, इंटरटेनमेंट को कितना वैल्यू देते हैं। जैसे हमारा आर्ट को है, गाना सुनने में, सिनेमा देखने में, नाचने में, बार पॉप कल्चर जाने में, तो ये सारी चीज़ें हैं। जिसमें तैसे तानाजी मूवी आई तो सरकार ने वैल्यू दिया कि हम टैक्स फ्री करेंगे। महाराष्ट्र में नेशनलिज्म और विजडम को एक बढ़ावा देगी। तो 25 से 28 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंजर्व करता है कि हम एक कल्चरल वैल्यू को हर इंसान उसके प्रोपोगेशन के लिए कर सकता है। हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल, जिससे हमारा जो कल्चर है, वो जो मार्जिनाइल सोसाइटी है, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती, कंजर्व कर सकती, अपना इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है, सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ। फिर कुछ लोग जस्टिस को कितना वैल्यू देते हैं कि फंडामेंटल राइट का उनके नज़र में कितना वैल्यू है, या ह्यूमन राइट्स को कितना वैल्यू देते हैं, या इनजस्टिस जो कमिट हुए हैं, जैसे अभी आसाम में सिटीजनशिप है या एक्सक्लूजन समाज से कर दिया गया, डिप्राइवेशन जेल रहे, या जो क्रिमिनल है उनको टार्चर या थर्ड डिग्री अप्रोच अपनाया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी NPR है, पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, अभी सिटीजनशिप के लिए जो रिफ्यूजी बाहर से आए हैं उनको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको किस तरीके से हम वैल्यू देते हैं। तो ये भी एक वैल्यू का पार्ट है। ये जस्टिस का पार्ट है कि सोशल जस्टिस को आप कैसे बढ़ावा देते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस को कैसे बढ़ावा देते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस को कैसे बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पांचवी वैल्यू है कि वैल्यू आप कंपेनियनशिप की, आप अपने आसपास जो लोग रह रहे हैं, मानवता में ट्रस्ट के आप कितना ट्रस्ट लोगों पे डेवलप करते हैं, कितनी फ्रेटर्निटी बना के रखते हैं, भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हैं, मानवता की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन की बात करते हैं। जो रिलीजियस लिंग्विस्टिक बेसिस पे बटा हुआ है भारत, उन सारी चीज़ों को, उनके कल्चर का, उनके प्रैक्टिसेस का, उनके ट्रेडिशन का सम्मान करते हैं। तो ये कंपेनियनशिप बना के रखते हैं, आप एक सौहार्द का भावना बना के रखते हैं। फिर आप एथिस्टिक वैल्यू को कितना देते हैं, सौंदर्य का आपके जीवन में क्या मूल्य है, कि आप सौंदर्य किस चीज़ को मानते हैं, ब्यूटी को मानते हैं, या पर्सनालिटी को मानते हैं, या ड्रीम को मानते हैं। आपके जीवन में सौंदर्य का मतलब क्या है, आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू है। तो वही सारी चीज़ें कि सौंदर्य, आप नेचर को अच्छा मानते हैं, उसको कंजर्व करते हैं कि हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज नहीं करेंगे, हम इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन नहीं करेंगे, हम जो अच्छी प्रैक्टिसेज हैं उनका पालन करेंगे, हम जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनका कम, केमिकल यूजेज कम करेंगे। साथ ही साथ हम उन चीज़ों का सपोर्ट करेंगे जो हमारे इको फ्रेंडली हैं, या इको सस्टेनेबल है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या सस्टेनेबल इकोलॉजी को बढ़ाएंगी, या साथ ही साथ जो हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रीन इन्वायरमेंट का यूज करेंगे, ग्रीन इकोनॉमी का यूज करेंगे, बायो फ्यूल का यूज करेंगे, CNG का यूज करेंगे। ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसी केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हो, या ऐसी प्रैक्टिसें जैसे आजकल मिसाइल टेस्टिंग हो गया, या न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, या एक्टिव सब्सटेंस हो गए, या हानिकारक गैसेज हो गई। इनसे हम सारी चीज़ों से बचेंगे, बायोडाइवर्सिटी का कंजप्शन करेंगे, क्लाइमेट चेंज का ख्याल रखेंगे, पॉल्यूशन का ध्यान देंगे। तो हमारी नज़र में इनका सौंदर्य है, क्योंकि इन्हीं से सारी चीज़ें चलेंगी और देश तभी जो हमारी पॉपुलेशन की रेस है वो बढ़ पाएगी, या हमारी ह्यूमन रेस चल पाएगी, जब हम एक तरीके से कंजर्वेशन इंसान बना के रख पाएगा। जो हमारा पृथ्वी है और जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसमें एक प्रॉपर बैलेंस होगा, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, वरना जो समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी और जिससे वजह से ह्यूमन रेस खतरे में आ जाएगी। तो हम इन चीज़ों को भी वैल्यू देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर में हम क्या देखते हैं कि एक इंसान का कैरेक्टर में, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैरेक्टर कैसे बनता है, बहुत सारे सोशल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है, इवैल्यूएशन का रहता है, जीन का रहता है, कई सारे मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें इस पे बता चुका हूँ। इसके बाद किस सोशल इन्वायरमेंट पे पढ़ा है, सोशलाइजेशन कैसा हुआ है, ट्रेनिंग कैसा मिला है, किस एजुकेशन के सेंटर में वो पढ़ा है, उसके अंदर कौन से महत्व
महात्माओं का एक तरीके से हाथ रहा है या उनसे उसने शिक्षा दीक्षा ली है, कितना उसके अंदर एटीट्यूड कैसा है, इमोशन कैसा है, फेयरनेस कैसा है, या वो किस चीज़ को वैल्यू देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वीपन को वैल्यू देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं पेन इज द माइटर देन स्वॉर्ड। तो उनकी अपनी थिंकिंग है, सत्याग्रह है, राम राज्य की बात करते हैं, ग्राम सभा की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, एक वैल्यू एथिक्स की बात करते हैं, मोरालिटी का ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एक वैल्यू का ही पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में, फिर फिजिकल वैल्यू बता चुका, अब इंटेलेक्चुअल वैल्यू के एक इंसान बौद्धिक चीज़ों को भी एक कीमत देता है। जैसे वो नॉलेज को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, योगा और मेमोरी को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। जैसे हमारे यहाँ नॉलेज को ओशो हैं, सदगुरु हैं, रविशंकर हैं, इनको लोग वैल्यू देते हैं। ये लोग इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, या जो और भी हाई फाई फिलोसफर हैं, जैसे कांट हैं, सोक्रेटी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, B.R. अम्बेडकर हैं। लोग इनके थॉट्स और इनकी थिंकिंग को पढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यू, अध्यात्म को कि रिलीजन के प्रति आपका बिलीव क्या है, क्या आपको अपने कर्म के प्रति आपका क्या वैल्यू, आप अपने एक्शन के किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, आपका कैरेक्टर उससे कैसे मोल्ड होता है। जो बुद्धा महावीर की फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी है, न्याय फिलॉसफी है, वो किस तरीके से ट्रू अटेनमेंट, निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, कैवल्य कैसे मिलेगा, लिबरेशन कैसे मिलेगा, हम अपने आत्मा का बोध कैसे कर पाएंगे, हमको आत्म मंथन हमारे माइंड का कैसे हो पाएगा। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट है, उसमें एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी आर्डर दे दिया है कि जो पब्लिश, अगर कोई भी आदमी है, अगर वो क्रिमिनल है तो वो अपने रिकॉर्ड को पब्लिश करे, वो हिस्ट्री को दिखाए। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अगर उसमें कोई ब्रीच होती है, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू का एंगल हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग इन चीज़ों को वैल्यू देते हैं कि इनको पकड़ना है, ऐसे लोगों को नहीं आने देना है, वरना समाज के लिए खतरा ही है। इकोनॉमिक बिजनेस में भी लोग वैल्यू देते हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बात करते हैं। जैसे विजय माल्या है, वो कभी अपना लोन नहीं पे करा है, नीरव मोदी है, ये लोग भाग गए तो इनकी नज़र में फ्रॉड, एम्बेजलमेंट को ये वैल्यू देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। कुछ कल्चरल एविडेंस हैं जहाँ से वैल्यू को हम देख सकते हैं कि जैसे जो लोग समस्याएं क्रिएट करते हैं, जैसे हार्मिंग ब्रदरहुड अगर वैल्यू नहीं होंगी तो होगा, उसकी वजह से रिलीजियस राइट क्रिएट होंगे, मॉब लिंचिंग होगी रिलीजियस राइट की वजह से। 30 हजारी कोर्ट का केस है, वहाँ आपस में लोग लड़ पड़े। अजान के मामले हैं, अभी कानपुर में स्टोन पेल्टिंग का मामला हुआ। हुनर हाट ये दिखाता है कि हाँ हम लोग सब एक हैं, वैल्यू को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 25 उसकी बात करता है। जगह जगह के कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के जरिए हम उनके अंदर ऐसी वैल्यू डाल सकते हैं, उन चीज़ों से हट सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो एक कल्चरल एक इन्फ्लुएंस हो गया, एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो गया, जिसमें जो फेक न्यूज़ है वो गलत तरीके से समाचार दिखा के बहुत सारे तो मीडिया वालों को मार दिया जाता है जो वो अच्छी चीज़ें दिखाने लगते हैं, क्योंकि जो मीडिया है उसका भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल नेक्सस रहता है। हालांकि मीडिया डायरेक्टली नहीं आती, इनडायरेक्टली आती है। जैसे हनी ट्रैप के मामले हो गए, या पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो गया, या कोई किसी चीज़ को अभी फेक न्यूज़ दिखाई है, जैसे तबलीगी जमात है, इसमें जानबूझ के इतना हुआ बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत क्रिएट करती हैं, जिससे अंदर लोगों के अंदर एक निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव वैल्यू जनरेट होती हैं। उसकी वजह से वो आगे चल के यही वैल्यू लफड़े का काम करने लगती, परेशानी क्रिएट होने लगती। अगर हम इनमें एक प्रॉपर वैल्यू डेवलप करें तो ये मेरी लाइफ में रिफॉर्मेशन होगा, एक रिलीजियस थिंकिंग डेवलप होगी, वो फिर सोशल समाज के प्रति एजुकेशन उनका, ये सारे चीज़ें
डेवलप करेंगी, जिसकी वजह से उनके अंदर एक विवेक पैदा होगा। और ये विवेक के फैक्टर उनको फैमिली से मिलेंगे, सोशल से मिलेंगे, एजुकेशन से मिलेंगे, स्टेट से मिलेंगे, और कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे वो बेहतर चीज़ें सीख पाएंगे और बेहतर वैल्यू अपने जीवन में उतार पाएंगे। कुछ वैल्यू हैं अलग अलग फिलासफरों की, जैसे महात्मा गांधी के सोशल सीन है कि हमको पॉलिटिक्स अगर बिना प्रिंसिपल के होगी तो पूरी तरीके से बेकार है। जैसे वो कहते हैं कि सत्य का साथ दो, ट्रूथ की बात करो, नॉन वायलेंस की बात करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर वेल्थ बिना वर्क के होगी तो भी बेकार है, कि अगर आप कर्म नहीं कर रहे बस मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या फर्जी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, ब्लैक मनी के जरिए कमा रहे हैं, या ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए कमा रहे हैं, या कोई इलीगली आर्म सप्लाई करके, या कोई सिंडिकेट चला के, तो सब चीज़ें गलत हैं। प्लीजर बिना कॉन्शियस विवेक के नहीं आ सकता। नॉलेज बिना कैरेक्टर के बेकार है। जब तक कैरेक्टर एक इंसान का अच्छा नहीं होगा तब तक वो नॉलेज की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉमर्स और मोरालिटी, जब तक मोरालिटी नहीं होगी, इथिक्स वैल्यू नहीं होगी, पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं करोगे, CSR चैरिटी की बात नहीं करोगे, तब तक कॉमर्स और ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। वर्शिप में अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, अपने को दूसरे की सेवा में नहीं लगा पा रहे हो, मानवता का धर्म नहीं अपना पा रहे हो, ह्यूमनिज्म वेलफेयर की बात नहीं कर पा रहे हो, तो वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस बेकार है। साइंस बिना मानवता के उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर वो डिस्ट्रक्शन या इम्बैलेंस क्रिएट करती है, इम्बैलेंस जैसे अभी हमें रसिया और यूक्रेन के मामले देखा, अभी इजराइल पैलेस्टाइन का मामला चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं साइंस बिना ह्यूमैनिटी के लीथल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही, जो आगे चल के मानवता के लिए वर्ल्ड वार 3 और जो नागासाकी हिरोशिमा जैसी घटनाएं दोबारा से हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग कुछ और ग्रेट टीचर जैसे महात्मा गांधी है उनके बारे में बात करता हूँ। तो महात्मा गांधी का तो सोशल सीन के बारे में बता दिया कि ये वैल्यू को ध्यान देते हैं। अब टीचिंग जो उनकी ग्रेट लीडर की टीचिंग है, महात्मा गांधी की एक ग्रेट सोल, वो एक महान आत्मा है जिनके इथिकल कंडक्ट बेहतर है। वो कहते हैं कि जो उन्होंने चौरी चौरा या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में है, वो ये चीज़ को कहते हैं कि हर चीज़ का मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं मीन्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंड इम्पॉर्टेंट है। वो बराबर समय वो कहते हैं जैसा सीड बोओगे वैसा ही उससे निकलेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप एक तरीके से नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफी अपनाएं। आप क्राइम ना करें, किलिंग ना करें, इलविल की भावना ना रखें। एक आप तभी इन सारी चीज़ों को, जैसे उनके वर्क हैं कि वो पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकालना चाहते थे, उनकी वैल्यू तो दर्शाता है। वुमेन राइट देते हैं बराबर, इथिकल इम्यूनिटी बना के रखते हैं, अनटचेबिलिटी का सपोर्ट नहीं करते हैं, स्वराज को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हैं कि हम सेल्फ रूल करेंगे। पैसिव रेजिस्टेंस के जरिए डू एंड डाई का जो उनका वर्धा का एक्सपेरिमेंट है वो है। एनार्सिज्म की बात करते हैं। वो कॉटन इंडस्ट्री में जो गांधीयन इरा 1917 से 1947 तक चला, उसमें कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, खेड़ा के बारे में, स्वदेशी के बारे में, ग्राम सभा के बारे में। तो ये गांधी जी के थॉट्स हैं। जैसे अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ केसेज MP के खिलाफ लग पा रहे हैं, करप्शन है, ये पॉलिटिक्स है, ये एक्सप्लेनेशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रही थी। ये सब क्या बता रहा है? ये बिना वैल्यू के शून्य है। तो अगर अच्छी वैल्यू होंगी तो हम इन सारी चीज़ों से बच पाएंगे, वरना इसके निगेटिव इम्पैक्ट यही होंगे कि जैसे अभी PNB का फ्रॉड हुआ, यस बैंक स्कैम हुआ, नीरव मोदी के अभी मामला, मेहुल चोकसी, विजय माल्या का इशू हुआ। तो ये सब बिना वैल्यू इथिक्स के बेकार हैं, जिसकी वजह से समस्याएं क्रिएट होंगी। जैसे अभी लालू प्रसाद का जो घोटाला हुआ, चारा घोटाला, उसके बारे में अभी बात हुई। ये सारी चीज़ें हैं। लवली यादव के बारे में कि अपनी जो RJD तेजस्वी जो RJD के नेता हैं उनकी वेल्थ के बारे में एक्सप्लेन करें, कहाँ से इतनी वेल्थ आई थी। सारी चीज़ें, तभी पॉलिटिक्स एक बेहतर उस पे जा पाएगी और सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएंगे, वरना फिर वही रिलीजन में भी समस्याएं क्रिएट होंगी। अगर रिलीजन बिना सेक्रीफाइस के होगा तो फिर जमाती के मामला की छुपे हैं, उनको बताना चाहिए फिर भी भाग रहे हैं। अब कोरोना फैला रहे हैं, इस्लाम वायरस क्रिएट हो रहा है, तो ये फिर कहीं ना कहीं कोरोना टेस्ट उनको करा। जैसे राम रहीम है, उसको लाइफ इम्प्रीजनमेंट वो झेल रहा है। जर्नलिस्ट के मर्डर हो जा रहे हैं, जैसे
इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अच्छी रिलीजन फॉलो करें, बुद्धा, ईसा मसीह, कृष्णा को पढ़ें, जिससे उनके अंदर एक प्रॉपर डेवलपमेंट आ सके और वो अपने को बदल सकें। तो जो ASR की रिपोर्ट है वो ये इन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें सीखनी चाहिए एक वैल्यू डेवलप करने के लिए, जिससे उनके अंदर एक प्रॉपर लर्निंग कैपेसिटी डेवलप हो, एक जिससे वो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेररिज्म, पुअर्टी, लैक ऑफ लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डम्प एजुकेशन, इन सारी चीज़ों से बाहर तभी निकल पाएंगे जब एजुकेशन अगर बिना वैल्यू के होगा तो मेक्स माइंड डेविल, जैसा कि UPSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें अभी IAS IPS जो हैं बहुत सारे अभी जैसे पकड़े जाते हैं तो इन बिना वैल्यू के बाद में जेल में जाके सड़ते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं, बाद में फिर परेशान होते हैं। ये सारी चीज़ अगर वैल्यू नहीं होगी तो न्यूक्लियर रेडिएशन जैसी प्रॉब्लम, टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम, वर्ल्ड वार जैसी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सुपर पावर जैसी प्रॉब्लम, हेगमनी जैसी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या रिस्क सोसाइटी जो उलरिक बेक का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें परेशानी का कारण होंगी। तो इसलिए वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना समाज में लोग ऊंच नीच रखेंगे, मानवता पूरी शर्मसार हो जाएगी, रेप, मर्डर और सेक्सुअल वायलेंस, ये सारी चीज़ें चरम हावी हो जाएंगे, सेक्सुअल वर्क हैरेसमेंट होना शुरू हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, फिर लोग चीटिंग करना शुरू कर देंगे, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। स्नैपिंग हो गया, मर्डर हो गया या किसी को जानबूझ के किडनैप करना, ये सब कुछ बिना वैल्यू के ही होना शुरू हो जाएगा। तो वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आशा करता हूँ कि लोग रैश नेग्लिजेंट तरीके से पेश आएंगे, जिससे रोड एक्सीडेंट बढ़ेंगे और वो जाके कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको अपने ख्याल में रखना है और उसको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी वैल्यू अगर आपको लेनी है तो आप अच्छे घर में चीज़ें सीखिए, अपने फैमिली से प्रॉपर सोशलाइजेशन लीजिए, इंटरेक्शन करिए लोगों से। स्टेट का भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इंडिविजुअल को वैल्यू सिखाए, उनका प्रॉपर ग्रूमिंग करे। रिलीजन, धर्म से, अच्छी किताबें से, अच्छे रेफरेंस ग्रुप जो RK मार्टन का है उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोसाइटी से, स्कूल से, कॉलेज से, अपने आसपास के पीयर ग्रुप से, फिलोसफरों से, रिफॉर्मेशन से, पर्सनालिटी से, ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास सीख सकते हैं। महात्मा गांधी जो बड़े बड़े फिलोसफर, उनसे जैसे सत्य की बात है, अहिंसा, नॉन वायलेंस की बात है, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट आप सीख सकते हैं कि आप दूसरों का सम्मान करना है, दूसरों को भी बराबर समझना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने इंद्रियों पर जो प्लीजर की तरफ भागती हैं उनसे बचना है, निगेटिव थॉट से बचना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को कुछ चुराना नहीं है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ ग्री है, ज़्यादा पोजीशन नहीं रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप, कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करना है, नॉन पोजीशन रखना है, उतना ही रहना है जितना ज़रूरी है। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है, हॉस्पिटल, कंपनी या इन सारी चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगा के सोशल वेलफेयर करना है, फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम करना है, अपने को फियरलेस लीडर बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर डेवलप करना है, एक अच्छी लीडरशिप स्किल रखना है, स्वदेशी ड्यूटी जो अपनी है उसको पालन करना है, पीपल के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ भी नहीं, बहुत कुछ खाना नहीं है, जो उनका अवस्वाद का कॉन्सेप्ट है, सर्वधर्म समभाव, सब धर्म को बराबर है, सारे भगवान को बराबर अहमियत देनी है, अनटचेबिलिटी जो अप्रत्यक्षता निवारण का कॉन्सेप्ट है उसको बचाना है। तो ये आप लोगों को मैं पहला लेक्चर वैल्यू से रिलेटेड दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अर्पित कुमार इलाहाबादिया का तो ये हमारा साइकोलॉजी में मैं आप लोगों को वैल्यू आज बताया हूँ कि वैल्यू का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को महत्व देते हैं, बस वही वैल्यू है, वो एक पोजीशन बना दी गई है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। कल मैं आपको कुछ और बेहतरीन चीज़ों के साथ मिलूँगा और बहुत सारे नए फिलोसफर, साइकोलॉजिकल एंगल उसमें आप लोगों को दिखाऊँगा। आजकल मैंने आपको बहुत इथिकल एंगल से चीज़ें समझाई है, पूरे आपके सोशल, इकोनॉमिक वैल्यू, लीडरशिप
लीडरशिप वैल्यू, पर्सनालिटी को वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू, जजमेंटल वैल्यू। मैंने आप लोगों को बहुत प्रकार की वैल्यू के बारे में बताया। जस्टिस वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ। गांधी जी के प्रिंसिपलों के बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब और जनरल अवेयरनेस फ्रेटर्निटी को भी सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ लीगल फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों को बहुत बेहतर चीज़ें आने वाले समय पर लाऊँगा और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा। जो चीज़ें आप नहीं बाहर पढ़ सकते, मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर डिलीवर करूंगा। तो आशा करता हूँ इन्हीं उम्मीद और विश्वास के साथ फिर मैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।